Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss only subjective part of CS 202. As you know कि हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट को पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट आज हम सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे और इसके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन सबको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। और आगे उन्होंने सिंटैक्स बताया कि स्विच के आगे आपने कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई वेरिएबल को यूज करना होता है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने मल्टीपल केस लिखने होते हैं और लास्ट पे आपने डिफॉल्ट का कोड लगाना होता है। मल्टीपल केस जब आपने लिखने होते हैं ना, तो एक केस के बाद आपने ब्रेक का कीवर्ड यूज करना है, नेक्स्ट केस के बाद भी आपने ब्रेक का कीवर्ड यूज करना है। एक्चुअली में ब्रेक का कीवर्ड हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हमें कीवर्ड से ये पता चल जाता है कि हमारा जो कोड है वो टर्मिनेट हो गया। आपने केस N1 के बाद ब्रेक को यूज किया है कि आपका केस N1 जो है वो टर्मिनेट हो गया, नेक्स्ट फिर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने नेक्स्ट वाले को भी ब्रेक कर दिया फिर ये भी टर्मिनेट हो जाएगा और जो नेक्स्ट वाला होगा ना वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से कोड ब्रेक करते जाएंगे और नेक्स्ट वाला जो होगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए हम स्विच स्टेटमेंट को इसमें यूज करते हैं। एक्चुअली में स्विच स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम में तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती हैं और उनमें से हमने किसी सिंगल चॉइस को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, और सिंगल चॉइस को एग्जीक्यूट करना है तो पीछे वाली जो होती है ना वो टर्मिनेट होती जाती है और जो लास्ट वाला कोड होता है वो आखिर में आके एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डू वाइल लूप है कि डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। द लूप विल execute the code block once before checking if the condition is true, and it will repeat the loop as long as the condition is true. अच्छा, इसमें होता ये है कि डू वाइल लूप ना सिमिलर टू वाइल लूप होता है, बस इसमें ना एक स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि डू वाइल लूप के अंदर हमारे पास जो कोड होता है ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। इसके एग्जीक्यूट करने के बाद देन हम वाइल की कंडीशन लगाते हैं कि वो कोड आया कि ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कोड क्या कर गया, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो देन कोड क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डू वाइल लूप में होता ये है कि सबसे पहले कोड ने एटलीस्ट वन दफा क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, देन फिर हम उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। लेकिन अकेले वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में ये होता है कि हमारे पास ओनली वाइल की कंडीशन लगती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो देन वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वाइल लूप में पहले कंडीशन देखी जाती है, जबकि डू वाइल लूप में पहले कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर बाद में उसकी कंडीशन देखी जाती है कि वो आया ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको डू वाइल लूप का आएगा, वाइल लूप का नहीं आएगा, तो आपने ना डू वाइल लूप के लिहाज से इसको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। इस पे ये होता है कि आपके पास ना पूछते हैं कि एरर हैंडलिंग के कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये 4 होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली। ट्राई में ये होता है कि छोटा सा कोड लेके उसको टेस्ट किया जाता है उसके अंदर एरर है कि नहीं है। कैच में ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमने उस एरर को हैंडल करना होता है। थ्रो में हम सिंपली क्रिएट कस्टम एरर, और फाइनली हमने क्या करना होता है, ट्राई कैच थ्रू के बाद फाइनली हमने कोड को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, ये बस 4 स्टेप होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रू, फाइनली। तो ये सिंपली एरर्स हैं आपके पास। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी सिमिलर इसी के है, आप ये वाला कर लें, ये वाला दोनों सेम ही है। बस ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली ये आपके 4 स्टेप मस्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि विंडो डॉट ओपन। इसमें मैंने शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स किए हुए हैं, लेकिन मेंशन कर दिया कि ये शॉर्ट में पूछा जाएगा, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो वो आपने उस लिहाज से तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है विंडो डॉट ओपन। इसको हम यूज करते हैं ओपन अ न्यू विंडो, विंडो डॉट क्लोज, क्लोज द विंडो, विंडो डॉट मूव टू यानी कि करंट विंडो को मूव करने के लिए यूज करते हैं, और रीसाइज हमने रीसाइज को यूज करने के लिए करना होता है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉलम भी दे सकते हैं कि आप मैच करें, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सिंटैक्स है किसको डिस्क्राइब करते हैं और कौन किससे रिलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, जे क्यूरी लाइब्रेरी कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। क्यूरी जो लाइब्रेरी होती है उसके एक फीचर कौन कौन से होते हैं, HTML DOM मैनिपुलेशन, CSS मैनिपुलेशन होती है, एजेक्स यूटिलिटीज, HTML इवेंट मेथड, इफेक्ट एंड एनिमेशन, ये सारे जो हैं इसी के फीचर्स हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इसका।
उसके बाद जे क्यूरी सिंटैक्स, ये हमने आई थिंक ऑब्जेक्टिव में भी कवर किया था कि ये होता क्या है। हमारे पास एक सिलेक्टर होता है और हमारे पास एक एक्शन होता है। उससे पहले हमने एक डॉलर का साइन लगा के तो बताना होता है कि जे क्यूरी का सिंटैक्स है। जे क्यूरी के सिंटैक्स में ये याद रखना है कि सबसे पहले जो हमारे पास है वो डॉलर साइन आता है, फिर सिलेक्टर आता है, फिर डॉट के बाद हम एक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। और जो डॉलर साइन है वो हमारे पास डिफाइन आर एक्सेस टू जावा क्यूरी। सिलेक्टर हमारे पास क्या करता है, ये क्यूरी करता है या फाइंड करता है एचटीएमएल के एलिमेंट्स को, और एक्शन जो है वो हम किसी भी एलिमेंट पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसके बेसिक सिंटैक्स की जो है ना छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है कि किस किस की चीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट का सिंटैक्स बताना है और लास्ट पे इसकी ना वर्किंग है छोटी सी, यानी कि मेथड है, बताते हैं कि इसके अंदर कोड किस तरीके से रन करता है वो बताना होता है, ठीक है। होता इसमें यह है कि टू प्रिवेंट एनी jQuery कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट इज फिनिश्ड लोडिंग, मेक श्योर ऑल jQuery मेथड कॉल गोज इनसाइड द डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट। तो ये हमारे पास डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और इसके अंदर jQuery मेथड गोज हियर, और लास्ट पे उसने हमारे पास क्या कर दिया, करली ब्रैकेट से और सेमी कॉलन के साथ इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट उसने जो मेथड बताया jQuery का, उसमें भी उसने सिलेक्ट फंक्शन लगा के एक उसने छोटा सा सिंटैक्स बनाया और लास्ट में उसने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये बस दो सिंटैक्स हैं, आप लोगों ने याद कर लेने हैं। वैसे इसके अंदर छोटे छोटे सिंटैक्स हैं, आपने बस इनको देख लेना। बाकी आपके जो हैंडआउट्स में लार्ज लार्ज कोड है ना, उनको आप स्किप कर दें तो कोई इशू नहीं है। बस आप लोगों ने ये वाली जो फाइल है ना, इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, बस वही याद करने। नेक्स्ट हमारे पास है jQuery selector. jQuery selector are one of the following most important part of jQuery library. Selectors in jQuery allows you to select and manipulate HTML elements. jQuery selector are used to select HTML element based on their ID, class, type, attribute, and value of attributes. All selectors in jQuery start with a dollar sign and parentheses. जैसे हमने पीछे देखा कि यहाँ पे हमने डॉलर साइन लगाया, साथ में हमने सिलेक्टर लगाया, ये हमारे पास jQuery का सिलेक्टर है। देन हमारे पास अगर डॉट एक्शन भी लगा देते हैं तो फिर हमारे पास सिंटैक्स बन जाता है कंप्लीट। आगे डॉट क्लास सिलेक्टर है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा इससे कि ये डॉट क्लास सिलेक्टर क्या होता है। ये वैसे हम किसी भी ना स्पेसिफिक क्लास के साथ एलिमेंट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है jQuery सिलेक्टर की कुछ एग्जाम्पल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन आपको गिवन होती है, आप लोगों ने सिंटैक्स लिखना होता है। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन हो कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, आप लोगों ने डॉलर साइन के अंदर दोनों तरफ कोटेशन लगा के दरमियान में आपने स्टाइल का सिंबल लगा देना है। सिलेक्ट ऑल द करंट एचटीएमएल एलिमेंट, उसमें करंट क्यों नो कि करंट के लिए हम दिस यूज करते हैं तो दिस लगाएंगे। सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट विद क्लास इंट्रो, इसी तरह की हमने एक एग्जांपल भी देखी थी ना एमसीक्यूज में कि डेमो अगर हो यहाँ पे इंट्रो की जगह तो हम क्या करते हैं डॉट डेमो या डॉट इंट्रो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसने पी को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिलेक्ट ऑल पी, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि जितने भी पी के एलिमेंट्स हैं आपने उनको भी सिलेक्ट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, पी डॉट इंट्रो लिखेंगे। डॉट यू नो कि हम क्लास के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एक और सिंटैक्स उसने बताया हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पी कॉलन फर्स्ट, सिलेक्ट द फर्स्ट एल आई एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट यूएल। एल आई हम यूज करते हैं लिस्टेड आइटम के लिए और यूएल हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि सिंटैक्स क्या यूज करेंगे। और सिलेक्ट द फर्स्ट एल आई एलिमेंट ऑफ एवरी यूएल, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूएल देखा था और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एवरी यूएल। तो एवरी यूएल के लिए आप क्या सिंटैक्स यूज करेंगे और फर्स्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये आप लोगों ने याद कर लेने। नेक्स्ट jQuery event. All the different visitor actions that a web page can respond to are called event. ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप लोगों ने इवेंट की डेफिनेशन लिख के और नेक्स्ट फिर आपने बताने होते हैं कि 5 इसके इवेंट्स हैं। होते तो बहुत ज़्यादा इवेंट है लेकिन आपसे 5 पूछे जाते हैं, आप लोगों ने 5 इवेंट्स के नेम लिखने होते हैं और फिर उन 5 को आपने डिस्क्राइब कर देना है। लाइक आपको ना मेंशन नहीं किया जाता कि ये वाले 5 आप डिस्क्राइब करें। होता ये है कि आपको कहा जाता है एनी 5, तो उनमें से आप देख लेंगे आप लोगों ने कौन से 5 लिखने हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं।
एक तो अगर आप चाहें डॉक्यूमेंट रेडी को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, 5 हो गए आई थिंक। उसके बाद है जे क्यूरी मैनिपुलेशन सीएसएस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सीएसएस मैनिपुलेशन। इसमें आप लोगों ने 4 पॉइंट्स लिखने हैं: ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, सीएसएस सिंथेसिस। तो ऐड क्लास क्या करते हैं, हम क्लास को ऐड करने के लिए, रिमूव कर लिए टॉगल हम यूज करते हैं ऐड और रिमूव के बिटवीन, और सीएसएस यू नो कि हम स्टाइलिशन के लिए यूज करते हैं। रिवर्सिंग अप डोम ट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रिवर्सिंग अप आपके लिए यूज हो तो हमने पेरेंट्स पेरेंट्स अंटिल, यूजफुल जेक्यूरी मेथड फॉर रिवर्सिंग अप द डोम ट्री। यहाँ पे ये रिवर्सिंग अप के तीनों पॉइंट्स हैं, उसमें पेरेंट्स पेरेंट्स अंटिल दोनों आते हैं, ठीक है। और ये जो पेरेंट्स अंटिल है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट उसने बताया है, द पेरेंट्स अंटिल मेथड रिटर्न ऑल द इंसेस्टर एलिमेंट बिटवीन टू गिवन आर्गुमेंट्स, द फॉलोइंग एग्जांपल रिटर्न ऑल द इंसेस्टर एलिमेंट बिटवीन स्पैन एंड डिव एलिमेंट। तो ये उसके बारे में बताया हुआ है। स्पैन और डिव के दरमियान हम डॉट पेरेंट्स अंटिल का मेथड जो है वो यूज करते हैं, और साथ में उसने ना एक ड्रा करके एग्जांपल बताई हुई है। नेक्स्ट उसने बताया है कि ट्रिवर्सिंग डाउन द डोम ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रिवर्सिंग अप है, और नीचे हम जो देख रहे हैं वो है ट्रिवर्सिंग डाउन। इसमें ये होता है कि सिर्फ दो ही हमारे पास जेक्यूरी के मेथड्स होते हैं, एक चिल्ड्रन, दूसरा होता है फाइंड। उसके बाद है ट्रिवर्सिंग साइडवेज इन द डोम ट्री। तो साइडवेज में हमारे पास 7 होते हैं शायद, हाँ जी 7 होते हैं: सिबलिंग, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट अंटिल, प्रीव्यू, प्रीव्यू ऑल एंड प्रीव्यू अंटिल। तो ये हमारे पास ना 7 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आप लोग ना कोई से भी 5 बताएं और उनको एक्सप्लेन करें, जस्ट लाइक इवेंट। जैसे हमने देखा था कि इवेंट में उन्होंने कहा कि कोई से भी 5 बताएं और उनको क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो इस तरीके से आपने इसके भी 5 को याद कर लेने हैं और उनको क्या कर देना, डिस्क्राइब कर देना है। और ये वाला जो ट्रिवर्सिंग साइडवेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें या तो वो ये कहते हैं कि एनी 5, या फिर वो क्या करते हैं अपनी मर्जी से कोई 3 या 4 दे देते हैं और कहते हैं कि आप इनको क्या करें, एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम यूजिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को यूज करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो है एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं होती, इसके पास ट्री स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और नॉट इजीली एक्सपेंडेबल। नेक्स्ट हमारे पास DTD स्टैंड फॉर, यू नो कि ये हमने एक ना MCQs देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। DTD स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि DTD जो है वो किसको स्टैंड करता है, और ये बताएं व्हाई वी नीड इट। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि टू पर्पस ऑफ XML DTD, व्हाई वी नीड इट का तो ये है ना कि आपने बताना है विद द DTD इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन एग्री ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरचेंजिंग डाटा, ठीक है। और ये वाली आपने बता देनी है। लेकिन जब टू पर्पस पूछा जाए, XML डॉक्यूमेंट विद करेक्ट सिंटैक्स कॉल्ड वेल फॉर्म्ड, और validated against a DTD is a well formed and valid। तो पर्पस अगर पूछें तो आप लोगों ने ये पर्पस बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, here are some semantic elements in HTML5। HTML5 के semantic elements बताने हैं। तो आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिगर, कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी, टाइम, ये सारे इसके जो है ना semantic एलिमेंट है। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैनवास एंड SVG, इन दोनों का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप लोगों ने इसका डिफरेंस जो है ना वो याद करना है। लाइक यहाँ पे जैसे बताया कि रेजोल्यूशन की डिपेंडेंट होती है, और इसके अपोजिट बताना है कि ये रेजोल्यूशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एज इट आप लोगों ने ऐसे ही टेबल बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास HTML5 स्टैंडर्ड सपोर्ट वीडियो फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने याद करना है कि अगर हमारे पास वीडियो फॉर्मेट है तो MP4, WebM और OGG ये यूज करते हैं हम, ठीक है। जब हमारे पास MP3 में हो तो फिर वेब और OG ये दोनों फिर उसके लिए यूज होंगे। इनके आगे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी याद करनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन आए, ये लॉन्ग आए तो आप इसको कवर कर सके। नेक्स्ट है HTML5 लोकल स्टोरेज।
इसके ये 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो फिर आप लोगों ने बता देना है। मोर सिक्योर होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड लोकली, इंफॉर्मेशन इज नेवर ट्रांसफर टू सर्वर। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने बताने हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। इसका एमसीक्यूज भी एक बनता है, वो मैंने एमसीक्यूज में आई थिंक ये नहीं बताया हुआ, तो ये इस टॉपिक से रिलेट कर रहा था, देन मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एमसीक्यूज ये है कि टू क्लियर अ लोकल स्टोरेज ऑल सेटिंग यू वुड नीड टू कॉल इज। आपने लोकल स्टोरेज की सेटिंग को क्लियर करना होता है, तो आप क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ठीक है, अगर वो कहते हैं क्लीन द लोकल स्टोरेज, तो फिर हमने क्लीन लगाना था। अगर रिमूव कहते हैं कोई कीवर्ड यूज करना, तो फिर हमने रिमूव को करना था। लेकिन अगर वो डिलीट कहते तो फिर हमने डिलीट कर देना था। बट उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्लियर आ लोकल स्टोरेज। हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है CSS3 राउंड कॉर्नर। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के लिए हम कौन सा कोड लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपने बताना है पैडिंग कितनी होती है, विड्थ हाइट हम कितनी रखते हैं इसकी, ठीक है, बॉर्डर का रेडियस कितना होता है। तो ये आप लोग कोड 3-4 लाइनों का है, इसको देख लें और ये सिंपली इसमें लिख देना आपने। नेक्स्ट हमारे पास CSS3 मल्टीपल बैकग्राउंड। CSS3 allows you to add multiple background image for an element through the background image property. The different background images are separated by commas and the images are stacked on top of each other where the first image is closest to the viewer. यही बस आप लोगों ने मल्टी बैकग्राउंड में बता देना, सिंपली 2-3 लाइनें हैं। CSS3 बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी, इसमें ये होता है कि आपके पास ना वो पूछते हैं कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी 3 वैल्यूज यूज की जाती हैं। वो हमारे पास होता है बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट की टाइप्स की कौन कौन सी हैं। लीनियर ग्रेडियंट होती है और रेडियल ग्रेडियंट होती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रेडियंट की टाइप्स बतानी होती हैं। उसके बाद है CSS3 शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट की 2 प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो, ये दोनों शेडो इफेक्ट में आती हैं। उसके बाद है हमारे पास CSS3 का टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन सी फीचर आती हैं, टेक्स्ट का ओवरफ्लो, वर्ड का रैप और वर्ड ब्रेक। नेक्स्ट हमारे पास है CSS3 वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग का ये कंसेप्ट है, इसमें ये होता है कि मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे इसमें ये होता है कि CSS3 वर्ड रैप की जो प्रॉपर्टी, इसमें ये जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में उसको रैप कर देते हैं। लाइक ये इसने लॉन्ग वर्ड्स बताए हुए हैं जो हमारे पास एक बॉक्स से बाहर तक जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग वर्ड्स को यहाँ से ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद हम नीचे इसको क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं वर्ड रैप। इसकी एग्जांपल है द CSS3 word wrap properties allows long words to be able to be broken and wrap into the next line. नेक्स्ट लाइन में हम इसको रैप कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है कि वो कहते हैं बीइंग अ वेब डेवलपर यू आर आस्क्ड टू यूज द वर्ड रैप प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू राइट अबाउट द पर्पस ऑफ यूजिंग वर्ड रैप प्रॉपर्टी along with its syntax. along with its syntax, ये जो एग्जाम्पल में बताया हुआ है ना, ये इसका सिंटैक्स है, ये आपने मस्ट इसके साथ मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 डायमेंशनल जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, उसमें हमारे पास ट्रांसलेट होता है रोटेट, स्केल, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और मैट्रिक्स। ये चीजें हमारे पास 2 डायमेंशनल में आती हैं, ठीक है। और 3 डायमेंशन में हमारे पास क्या क्या आती हैं, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जी। ये दोनों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 2 डायमेंशनल की ट्रांसफॉर्मेशन CSS3 में क्या होती है और 3 डायमेंशनल की क्या क्या होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। इसका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, वो कहते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एंड आल्सो इट्स ग्रिड सिस्टम। और इसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बताना है। और आई थिंक मुझे लगा कि ग्रिड इसका सिस्टम यही वाला है, क्योंकि हैंडआउट्स में यही मेंशन था। बट आप लोग इसको मजीद जो है ना क्लेरिफाई कर लीजिएगा कि क्या चीज़ इसमें आती है। मेरे ख्याल में इसका ग्रिड व्यू यही बनता है। ये ना लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आप लोगों ने इसको याद करना है। ये शॉर्ट भी आ जाता है, कभी लॉन्ग भी आता है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एंड आल्सो इट्स ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है 2 कॉलम रिस्पॉन्सिव वेब पेज। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
टू कॉलम रिस्पॉन्सिव वेब पेज के बारे में बताएं, तो उसमें आपने सिंपली डॉट मेन्यू और डॉट मेन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एडजस्ट करनी होती हैं और ये कोड वहाँ पे मेंशन कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मीडिया क्यूरी। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है मीडिया क्यूरी का। एमसीक्यू तो मैंने कवर कर दिया था ना लास्ट वीडियो में। और मीडिया क्यूरी का शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि मीडिया क्यूरी इज अ सीएसएस टेक्निक इंट्रोड्यूस इन CSS3. It uses the @media rule to include a block of CSS property only if a certain condition is true. अच्छा, ओपेसिटी, ये हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था कि इसकी ओपेसिटी की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। और ओपेसिटी का आप लोगों ने बताना है कि द CSS3 प्रॉपर्टी सेट द ओपेसिटी फॉर अ स्पेसिफाइड RGB वैल्यू। और ओपेसिटी की प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसकी वैल्यू 0.0 और 1.0 के बिटवीन होती है। आगे CSS3 का टेक्स्ट शेडो, CSS3 टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी अप्लाइज शेडो टू टेक्स्ट। टेक्स्ट को शेडो देने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट यूज यू ओनली स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेडो। अच्छा, ये टेक्स्ट शेडो का ना सिंटेक्स बताना है और सिंपली आप लोगों ने एक लाइन बतानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। बस यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको नहीं आई तो फिर आप मजीद जो है ना इनको गूगल या अपने हैंडआउट से सर्च कर लीजिएगा कि यही इसके आंसर हैं कि नहीं। बट मजीद अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।